नमस्कार, मैं रेखा मिश्रा एक नए पाठ के साथ जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, जिसके लेखक हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसया यानी कुशीनगर इलाके में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई तथा बीएससी लाहौर से उत्तीर्ण की इन्होंने। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी साहित्य, पत्रकारिता तथा कविताओं पर अज्ञेय जी का आधिपत्य रहा। कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी का प्रयोग किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भग्नदूत, चिंता, अरियो करुणा, प्रभा में, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, काव्य संग्रह है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप उपन्यास है, विपथगा, शरणार्थी, जयदोल कहानी संग्रह है, त्रिशंकु भी कहानी है। इसके साथ साथ अज्ञेय ने तार सप्तक का भी संपादन किया, जिसका समकालीन हिंदी कविता में महत्वपूर्ण स्थान है। अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा कई अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और सन 1987 में इनका निधन हो गया। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञेय ने इस निबंध में स्पष्ट किया है कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन कार्य करने के लिए विवश करती है और रचनाकार लिखकर ही उससे मुक्त हो पाता है। अज्ञेय जी का यह मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना जन्म लेती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु यह आवश्यक नहीं है हर अनुभव अनुभूति में परिवर्तित हो। लेखक कहते हैं कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। जैसा कि पाठ का नाम है कि मैं क्यों लिखता हूँ, प्रस्तुत पाठ इसी वाक्य को केंद्र बिंदु बनाकर लिखा गया है। यह कहना तो बड़ा ही सरल है कि मैं क्यों लिखता हूँ, पर इसका सही उत्तर अत्यंत जटिल है। लेखक कहते हैं कि वे स्वयं जानना चाहते हैं कि वो क्यों लिखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन से संबंध रखता है, जो उसकी भीतरी भावना या संवेदना से जुड़ा होता है। मैं क्यों लिखता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर बिना लिखे नहीं मिल सकता, क्योंकि लिखने के पश्चात ही लेखक अपने अभ्यांतर यानी अंतर्मन की विवशता को समझ पाता है। यानी लेखक जिस कारण से लिखने का कार्य करता है उस कारण को लेख के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर ही वह मुक्त हो पाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि हर रचना कृति नहीं हो सकती और हर रचनाकार कृतिकार नहीं हो सकता। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि केवल लिख लेने मात्र से कोई कृतिकार या रचनाकार नहीं बन जाता। यदि लेख अभ्यांतर यानी आंतरिक विवशता की अभिव्यक्ति की भावना व संवेदना के दायरे से हटकर होता है तो की गई रचना कृति नहीं कहला सकती। अज्ञेय जी ने लेखन कला से जुड़े लेखकों को दो वर्गों में बांट दिया है। पहला ऐसे लेखक जो बाह्य दबाव या विवशता के कारण लेखन कार्य करते हैं, और दूसरा उस कोटि के लेखक जो भीतरी प्रेरणा यानी आंतरिक विवशता की अभिव्यक्ति के लिए लिखते हैं। सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि आंतरिक और बाह्य विवशता क्या है। कुछ लेखक थोड़ी बहुत ख्याति प्रसिद्धि मिल जाने के बाद बाहरी विवशता यानी बाहरी दबाव के परिणाम स्वरूप लिखते हैं। वो बाहरी दबाव हो सकते हैं जैसे किसी अखबार के संपादक का यह दबाव बनाया जाना कि आप हमारे लिए समाचार लिखें, और किसी पत्रिका के प्रकाशक का यह तकाजा यानी उसकी यह मांग कि आप हमारे लिए लिखें, या उन्हें किसी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हो, धन की आवश्यकता हो। आज तो लेखन कला का भी व्यवसायीकरण हो चुका है, यानी आप धनार्जन हेतु भी लेखन कार्य कर सकते हैं और बहुत से लोग करते भी हैं। लेखक का मानना है कि सच्चा कृतिकार वही होता है
जो आंतरिक विवशता यानी अभ्यंतर के दबाव से मुक्ति पाने के लिए लिखता है। जैसा कि पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि केवल लिख लेने मात्र से कोई कृतिकार नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई एक विषय दे दिया कि आप इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करिए, तो सभी लोग कुछ न कुछ तो लिखेंगे ही। उसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण भी होंगी जो किसी पत्रिका आदि में छप भी सकती हैं। तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि अब वह व्यक्ति कृतिकार बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि लिखने की क्रिया से जुड़ने मात्र से ही सभी को कृतिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। एक सच्चा कृतिकार बाह्य विवशता से किए गए लेखन कार्य और अभ्यंतर में उपजी भावना से किए गए लेखन कार्य के बीच अंतर बनाए रखता है। लेखक कहते हैं कि कभी कभी बाहरी दबाव न रहकर हमारे अभ्यंतर यानी अंतर्मन की भावनाओं से जुड़कर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, यानी हमारे मन में एक तरह की समझ विकसित करता है। उसी के आधार पर हम लेखन कार्य करते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के लेखन के बीच हमेशा अंतर बनाकर रखना चाहिए, यानी जो लेखन बाहरी विवशता का परिणाम है और जो आंतरिक विवशता की अभिव्यक्ति है, उसमें अंतर बना करके रखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि लेखन कला से जुड़ने के लिए कृतिकार के स्वभाव व आत्मानुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए लेखक ने एक सटीक उदाहरण भी दिया है। लेखक ने यहाँ पर ऐसे लेखकों की चर्चा की है। अज्ञे जी ने ऐसे लेखकों की चर्चा की है जो बिना किसी बाह्य विवशता के लिखते ही नहीं हैं, जबकि उनके अंदर भी प्रतिभा है, उनके अंदर भी भावनाएं हैं, कल्पना शक्ति है, लेकिन जब तक उन पर कोई दबाव ना पड़े तब तक वे नहीं लिखते। ऐसे लोगों की समानता लेखक ने उन लोगों से की है जो प्रातःकाल नींद खुल जाने पर भी बिस्तर पर पड़े पड़े अलार्म बजने का इंतजार करते हैं। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार का कृतिकार पूर्ण समर्पण के साथ लेखन कार्य नहीं कर सकता। वह अपने विषय जिस पर उसे लेखन कार्य करना है उससे वह पूर्ण रूप से न जुड़कर उस विषय से जुड़ने के लिए बाहरी विवशता को एक यंत्र के रूप में प्रयोग में लाता है। ऐसा इसलिए करता है जिससे बाहरी दुनिया से वह जुड़ा रहे। लेखक अज्ञे जी स्वयं को संदर्भित करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कहीं से बाहरी दबाव बनाया जाता है कि आप हमारे लिए कुछ लिखिए तो मैं लिखता हूँ, क्योंकि इस बाहरी मांग चाहे समाचार पत्र के संपादक की हो, पत्रिका के प्रकाशक की हो, किसी की भी हो, ऐसी मांग को मैं बाधा नहीं मानता। लेकिन हाँ, मुझे ऐसे सहारे की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेखक अज्ञे जी कहते हैं कि अलार्म बजने पर उठने वाली तुलना के बारे में अगर बात करूं तो मैं कहूँगा मैं सवेरे उठ जाता हूँ। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि मैं बाहरी विवशता के कारण नहीं बल्कि आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए लिखता हूँ। लेकिन इस आंतरिक यानी भीतरी विवशता का विवरण देना आसान नहीं होता है। अपनी आंतरिक विवशता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया भी है, जिसके माध्यम से स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस विषय पर जो हिरोशिमा नामक कविता लिखी वो किन परिस्थितियों में लिखी। कहानी के इस हिस्से में लेखक ने स्पष्ट किया है कि आखिर भीतरी विवशता क्या होती है। अपने बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि वे विज्ञान के विद्यार्थी थे, इसलिए अणु, परमाणु व रेडियम धर्मिता क्या होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, इन सब के सैद्धांतिक ज्ञान से वे भली भांति परिचित थे। लेकिन जब हिरोशिमा व नागासाकी पर अणु बम गिराया गया और उससे संबंधित समाचार भी उन्होंने पढ़ा, इसके साथ साथ उस परमाणु बम का परवर्ती प्रभाव यानी आफ्टर इफेक्ट जिसे कह सकते हैं, बम विस्फोट के बाद का जो प्रभाव था उसके बारे में भी लेखक ने पढ़ा। उस बम विस्फोट के परिणाम से भी वे अवगत थे। अमेरिका द्वारा किए गए विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति उनके मन में विद्रोह भी जगा, जिससे संबंधित लेखन कार्य उन्होंने किया। यानी विज्ञान का छात्र होने के कारण विषय के सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर उन्हें जो अनुभव हुआ
उसको आधार बनाकर उन्होंने सामान्य लेख लिखा। लेकिन मन के अति संवेदनशील होने पर जो अनुभूति जन्म लेती है वह लेख को अधिक प्रभावशाली बना देती है। लेखक कहते हैं कि अभी तक तो जो भी लिखा वह बौद्धिक ज्ञान की उपज था, लेकिन आगे कहते हैं कि इस विषय पर मैंने अभी तक कविता नहीं लिखी थी, क्योंकि कविता तो अंतर्मन की अभिव्यक्ति होती है। अभी तक शायद मन में आकुलता ने जन्म नहीं लिया था, इसलिए भाव नहीं बने और कविता नहीं बन पाई, क्योंकि कविता तो हमेशा अनुभूति की परिणति होती है। लेखक कहते हैं शायद कविता इसलिए नहीं बन पाई होगी क्योंकि कविता लिखने संबंधी जो भाव मन में आने चाहिए थे वे शायद अभी तक नहीं बन पाए, इसलिए सामान्य रूप से अनुभव के आधार पर वे लेखन कार्य करते रहे। लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं कि किसी जीव के मरने की खबर सुनकर मैं दुखी नहीं होता, यानी उनके कष्ट का एहसास मुझे नहीं है, बल्कि मैंने तो देखा भी है किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत की पूर्वी सीमा पर तैनात सैनिकों ने जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर उन्होंने हजारों मछलियों को मार दिया था, जबकि उन्हें थोड़ी सी मछलियों की जरूरत थी। लेखक कहते हैं कि जीवों का अनावश्यक अपव्यय मैंने वहां देखा था, लेकिन उस समय घटना को मैं हिरोशिमा की घटना और वहां हुए नरसंहार और उसका परवर्ती प्रभाव झेल रहे लोगों से जोड़कर उनका दर्द पूरी तरीके से महसूस नहीं कर पा रहा था। जब मुझे जापान जाने का अवसर मिला तो मैंने हिरोशिमा भी देखा और वहां पर भी गया। हिरोशिमा में उस अस्पताल भी गया जहां रेडियम पदार्थ से आहत यानी घायल लोग अभी तक कष्ट झेल रहे थे। उसे मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन अभी भी अंदर की आकुलता ने जन्म नहीं लिया था, यानी वह घटना अभी तक अनुभूति प्रत्यक्ष में नहीं आई थी, जबकि एक कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है। लेखक के अनुसार अनुभव तो घटित का होता है, लेकिन जब उसी घटित घटना से लेखक स्वयं को जोड़ लेता है तो वह अनुभूति संवेदना व कल्पना के सहारे सत्य से जुड़ जाती है और वह स्वयं को भुक्तभोगी मान लेता है, यानी जैसे उसने स्वयं उस कष्ट को झेला हो जो कि वास्तव में उसके साथ घटा ही नहीं। यानी अनुभव के आधार पर या अनुभव के सहारे वह प्रत्यक्ष का अनुभव कर लेता है, जिसको हम अनुभूति कहते हैं, जिसको हम रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हिरोशिमा में अस्पताल में तड़प रहे मरीजों को देखकर, आहत लोगों को देखकर उस समय भी मैंने कुछ नहीं लिखा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अनुभूति प्रत्यक्ष की शायद कमी रह गई होगी। लेकिन ये एक दिन यूं ही घूमते घूमते लेखक जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक जले हुए पत्थर पर किसी मानव की एक लंबी उजली छाया पड़ी है। तो विज्ञान का छात्र होने के कारण लेखक समझ गए कि विस्फोट के समय इस पत्थर के पास कोई खड़ा रहा होगा और विस्फोट के पश्चात जो रेडियोधर्मी किरणें निकली होंगी उस व्यक्ति में रुद्ध हो गई होंगी, यानी उसी में समा गई होंगी और आसपास का पत्थर तो जल गया, लेकिन जो किरणें उसी व्यक्ति में समाई उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। यानी उस पत्थर पर बनी छाया को देखते ही सारी घटना लेखक के अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गई। मानो लेखक बेचैन हो उठे, उनका अंतर्मन झकझोर उठा, उन्हें एक थप्पड़ सा लगा, लेकिन उस समय वे उस स्थिति से जुड़ गए जब यह घटना घटी होगी और जब अणु विस्फोट हुआ होगा, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि कैसी स्थिति रही होगी और अनुमान के पश्चात उन्होंने महसूस किया और उन्हें लगा कि मानो हिरोशिमा की उस हृदय विदारक घटना को उन्होंने स्वयं झेला हो, उसके भोक्ता वे स्वयं बन गए, यानी घटना उनकी अनुभूति प्रत्यक्ष में उतर गई। तभी उनमें आंतरिक विवशता ने जन्म लिया, अंतर्मन की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से आगे यानी संवेदना से जुड़ गई
और जो प्रेरणा मिली उसी के आधार पर उन्होंने हिरोशिमा नामक कविता लिखी और कविता लिखने के पश्चात उन्होंने हल्कापन भी महसूस किया। विचारों की उठापटक जो उनके मन में चल रही थी, मानो उसे एक नया आयाम मिल गया। और लेखक अज्ञे जी कहते हैं कि यह कविता यानी जो हिरोशिमा नामक कविता उन्होंने लिखी, वह कविता उसी अनुभूति का परिणाम है। इसलिए कहते हैं कि यह मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अतः एक सच्चा कृतिकार वही होता है जो अभ्यांतर यानी अंतर्मन के भावों को संवेदना से जोड़कर उसे लेख के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार लेखक ने एक प्रश्न का सटीक उत्तर देते हुए स्पष्ट कर दिया कि लेखक क्यों लिखता है। अतः उन्होंने अभ्यांतर की अभिव्यक्ति को महत्व दिया। इस प्रकार पाठ समाप्त हुआ। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।